हेलो एवरीवन। जीएस फॉर नौकरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, संविधान की मुख्य विशेषताएं, प्रियम्बल, प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था। आज ये चौथा लेक्चर है, तो जिन लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो अब पिछले लेक्चर से एक बार देख लो, उसके बाद आज का लेक्चर स्टार्ट करना। आज के लेक्चर में हम दो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहला है उसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके क्षेत्र। यह टॉपिक भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ही आता है, संवैधानिक ढांचा। तो अभी तक सारे टॉपिक्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंडर ही चल रहे हैं। पिछले जो आर्टिकल्स में हमें प्रियम्बल के बारे में पढ़ा, अभी हम आर्टिकल्स से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 1 से, अनुच्छेद 1 से आज शुरुआत करेंगे। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये पार्ट आर्टिकल 1 to 4, अनुच्छेद 1 और 1 से लेकर 4 तक कवर किया गया है, और पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखो, ये पार्ट 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आता है संघ और उसके क्षेत्र। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि यूनियन और इट्स टेरिटरी किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बिलोंग करते हैं। तो पार्ट 1, और इसमें आर्टिकल 1 to 4 इंक्लूड हैं। तो हम 1 से 4 आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि एसएससी में सिर्फ बेसिक्स ही आता है, तो हमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला जो आर्टिकल है उसमें है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। हमारे जो यूनियन है उसके सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, और साथ ही जो टेरिटरीज हमारे स्टेट ने एक्वायर किए हैं वो सभी टेरिटरीज आर्टिकल 1 में इंक्लूड हैं। अभी जैसे हम बात करें तो टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। जो आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 में एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। हम अगर यूनियन में नए स्टेट लेके आते हैं तो वो आर्टिकल 2 में कवर किया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल लें हम सिक्किम का। सिक्किम 1974 तक यूनियन का पार्ट नहीं था, तो उसे बाद में 1974 में अमेंडमेंट के द्वारा यूनियन ने इंडिया में शामिल किया। तो वो जो सिक्किम में शामिल हुआ वो आर्टिकल 2 में आएगा, कि हम कोई भी स्टेट, दूसरा स्टेट जो अभी तक हमारे यूनियन का पार्ट नहीं है और उसको हम अपने यूनियन में लेके आते हैं, तो वो आर्टिकल 2 के प्रोविजंस के अंतर्गत आता है। अभी हम बात करते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में वो सभी प्रोविजंस आते हैं जिसमें कि हम जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके नाम चेंज करते हैं, उनकी बाउंड्रीज चेंज करते हैं, या उनके एरिया चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। स्टार्टिंग में आंध्र प्रदेश एक सिंगल स्टेट था, लेकिन बाद में उसको तेलंगाना, उससे काट के तेलंगाना बनाया गया। तो तेलंगाना की जो आंध्र प्रदेश की बाउंड्री जो चेंज हुई वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत हुई। तो जो तेलंगाना स्टेट बना वो आर्टिकल 3 में बना। अभी आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 बोलता है कि जो आर्टिकल 2 और 3 में जो जो भी चेंजेस होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे। मतलब वो अब बेसिक सिंपल मेजोरिटी से भी लेजिस्लेचर पास कर देता है बिल, तो वो उसमें चेंजेस हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में काउंट नहीं होगा। ये पार्ट आर्टिकल 4 में दिया हुआ है। तो अगला जो पार्ट है उसमें हम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, कि आज़ादी के बाद कैसे स्टेट्स इवॉल्व हुए, कैसे नई यूनियन टेरिटरीज बनी, वो सभी चीज़ें हम इस पार्ट में देखेंगे। नए स्टेट्स और यूनियन बनाने के लिए जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद काफ़ी इश्यूज आए कि कैसे नए स्टेट्स बनाएं। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए जाएं। अगर आपको याद हो तो पोटी श्रीरामल्लू जो हमारे इंडियन फाइटर थे, उन्होंने 56 डेज तक हंगर फास्ट पे रहे थे, और उस उनकी डिमांड थी कि आंध्र प्रदेश एक अलग से स्टेट बनाया जाए लैंग्वेज के बेसिस पे। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ कमेटी और कमीशंस
बनाए ये डिसाइड करने के लिए कि स्टेट्स को कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाए, लैंग्वेज के बेसिस पे, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे, इकोनॉमी के बेसिस पे। तो जो पहली जो इम्पोर्टेंट कमेटी थी वो धार कमीशन था। धार कमीशन 1948 में बनाया गया और धार कमीशन ने रिकमेंड किया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स नहीं होने चाहिए, इससे हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी अफेक्ट होगी। इसके बाद जेवीपी कमेटी बनाई गई 1948 में। इस कमेटी ने भी यही रिकमेंड किया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइज ना किया जाए। इसके बाद फाइनली फैजल अली कमीशन 1953 में गठित किया गया और इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स आप बना सकते हो, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज ही एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि लैंग्वेज के बेसिस पे आपने सभी स्टेट्स बना दिए। दूसरे फैक्टर भी कंसिडर करने चाहिए, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, वो सभी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। सो फैजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास किया गया और ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से चेंजेस लाए गए इसमें। तो अगर इस पे क्वेश्चन आता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास किया गया 1956 में और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के इवेल्युएशन के बारे में देख लेते हैं, जो कि काफ़ी टाइम एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हम सिर्फ इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स हैं वही डिस्कस करेंगे, सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के इवेल्युएशन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो दादर नगर हवेली। यह पुर्तगाल के अधीन था 1954 तक और उसके बाद पुर्तगाल से इसको आज़ाद करा लिया गया और एक यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया और यूनियन टेरिटरी 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 से किया गया। तो इस पे भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि दादर नगर हवेली को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो वो है 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसी तरह गोवा, दमन और दीव ये भी 1954 तक पुर्तगाल के अधीन थे और इनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1962 और गोवा को स्टेट का दर्जा दिया गया 1987 में और किस अमेंडमेंट एक्ट से, 56th अमेंडमेंट एक्ट से। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जो 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से उससे गोवा, दमन, दीव को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और 56 अमेंडमेंट एक्ट से गोवा को स्टेट का दर्जा दिया गया 1987 में। तो ये कुछ अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ये काफ़ी टाइम एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट यूनियन टेरिटरी था वो पुडुचेरी। पुडुचेरी फ्रांस के अधीन थे, फ्रांस कंट्री के अधीन था 1954 तक और इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 से। और इसके बाद है सिक्किम। तो सिक्किम 1947 में आज़ादी के बाद एक प्रोटेक्टोरेट, भारत का प्रोटेक्टोरेट बन गया था। प्रोटेक्टोरेट क्या होता है, जो कि इंटरनल अफेयर्स में इनको पूरी आज़ादी होती है स्टेट को, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स में जैसे कि डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, वो कंट्री के अधीन होते हैं। जैसे इंडिया ने पूरा डिफेंस, फॉरेन रिलेशन स्टेट के रेस्पेक्टिव में देखा और सिक्किम वैसे इंटरनल अफेयर्स में अपना एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए फ्री था। और इसको सेपरेट स्टेट कब बनाया गया, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 से। तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिक्किम को कब भारत में मिलाया गया एज ए स्टेट, 1974 में और किस अमेंडमेंट एक्ट से, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और अभी हमने डिस्कस किया ही था कि अभी करंटली 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये तो हमने स्टेट और यूटीज़ के बारे में देखा था। एक छोटा सा टॉपिक और अभी हम देख लेते हैं सिटीजनशिप पे, नागरिकता पे। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो सिटीजनशिप हमारे पार्ट 2 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी हमने देखा था कि पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आता है, जो कि आर्टिकल 1 to 4 तक है। उसके बाद आर्टिकल 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 सिटीजनशिप आती है, नागरिकता। तो इसके आर्टिकल हम देख लेते हैं बेसिक। जो आर्टिकल 5 है, अनुच्छेद 5 में
सिटीजनशिप के बारे में दिया हुआ है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो किन किन लोगों को भारतीय नागरिकता मिलेगी और किन को नहीं मिलेगी, वो आर्टिकल 5 में दिया हुआ है। आर्टिकल 6 में उसके बारे में दिया हुआ है कि जो पर्सन्स पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे तो उनकी नागरिकता क्या होगी, उनके राइट्स क्या होंगे, तो उसके बारे में आर्टिकल 6 में दिया हुआ है। और आर्टिकल 7 में राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, कुछ स्पेशल माइग्रेंट्स के रिगार्डिंग प्रोविजंस आर्टिकल 7 में दिए हुए हैं। इसी तरह आर्टिकल 8 में राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, कि कुछ लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं और जो बाहर रह रहे हैं तो उनकी सिटीजनशिप के रिगार्डिंग आर्टिकल 8 में प्रोविजंस दिए हुए हैं। और आर्टिकल 9 में पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजनशिप, कि जिन लोगों ने अपनी मर्जी से दूसरे देश की नागरिकता ले ली है वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। ये प्रोविजन आर्टिकल 9 में दिया हुआ है। और आर्टिकल 10 में दिया हुआ है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, कि किन लोगों की सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी, लाइक उनके बच्चों की, उनके फैमिली की, वो आर्टिकल 10 में दिया हुआ है। और आर्टिकल 11 में दिया हुआ है कि सिर्फ पार्लियामेंट को पावर है सिटीजनशिप के लॉज को रेगुलेट करने के लिए, वो आर्टिकल 11 में दिया हुआ है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि भारत में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, ऐसा नहीं है कि कोई हरियाणा की सिटीजनशिप अलग है, तेलंगाना की सिटीजनशिप अलग है, सिर्फ जो भी सिटीजनशिप है वो एज ए इंडियन सिटीजनशिप है। तो अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। और इसके रिगार्डिंग सिटीजनशिप एक्ट 1955 गवर्नमेंट ने पास किया है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। और उस एक्ट में प्रोविजंस दिए हैं कि कौन लोग भारत की नागरिकता ले सकते हैं, कौन भारत की नागरिकता छोड़ सकते हैं। तो वो आर्टिकल डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक हमें इतना पता होना चाहिए कि जो सिटीजनशिप एक्ट है वो 1955 में पास हुआ था। अभी हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि डिफरेंट एसएससी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं इन्हीं टॉपिक से। जो पहला जो क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। अभी हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 1 to 4 में, जो कि पार्ट 1 में है। तो आर्टिकल 3 में हमारे एग्जिस्टिंग जो स्टेट्स हैं उससे हम चेंजेस कर सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज में, उनके नेम, एरियाज। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 3 में। ये CGL 2019 में पूछा हुआ है। इसी तरह हमने ये भी डिस्कस किया था कि गोवा को किस अमेंडमेंट एक्ट से एक स्टेट का दर्जा दिया गया, वो था 56th अमेंडमेंट एक्ट। ये CGL 2021 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फॉर्मेशन, ये सेम क्वेश्चन है जो कि CGL में पूछा हुआ था, ये CHSL में भी पूछा हुआ है कि आर्टिकल 3 से हम नए स्टेट्स फॉर्म कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो MTS में पूछा हुआ है, उसमें विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द सिटीजनशिप। अभी हमने डिस्कस किया था कि पार्ट 1 में यूनियन और इट्स टेरिटरी के बारे में है और पार्ट 2 में सिटीजनशिप के प्रोविजंस हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। ये आर्टिकल 10 होगा, अभी हमने डिस्कस किया था सिटीजनशिप टॉपिक में। ये भी MTS 2021 में पूछा हुआ है। और ये एक सिटीजनशिप एक्ट कब पास हुआ, 1955 में। ये भी डिस्कस किया था अभी हमने, MTS 2019 में पूछा हुआ है कि सिटीजनशिप एक्ट कब पास हुआ था, 1955 में। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो स्टेट जो एक्ट है वो किस ईयर में आया था। हमने अभी डिस्कस किया था पहले कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में पास हुआ था, तो इसका आंसर 1956 हो जाएगा। इसी तरह अमेंडमेंट अगर पूछते हैं कि ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था यूनियन और इट्स टेरिटरी में। आज के लिए बस इतना ही। इसके रिगार्डिंग जो PPT है वो टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके वो ज्वाइन कर लो। और आगे के लेक्चर्स में हम फंडामेंटल राइट्स देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।